जिन्नात नगरी के दो जिन्नों सायर और काराका की पुरस्रार कहानी। एक खैर का पैकर था तो दूसरा शर का मुजस्समा। पार्ट 1। आबदा एक इंतहाई खूबसूरत बावकार और बुर्दबार लड़की थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा गोल था। नाक सुथवा और होंठ निहायत दिलकश थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 22 से 24 बरस के दरमियान थी। इसके खानदान में 2 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादीशुदा थे, जबकि आबदा और उसकी छोटी बहन राशिदा की अभी तक शादियां नहीं हुई थीं। इसका बड़ा भाई नबील अलहदा रहता था और अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। इसके 2 बच्चे भी थे। आबदा का दूसरा भाई अख्तर अपने वालिदैन के साथ रहता था। इसकी शादी चंद माह कबल ही हुई थी। वो एक सख्त मिजाज नौजवान था। आबदा ज्यादातर घर ही में रहती थी। इसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, मगर इसे मजीद पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए इसने तालीम को खैरबाद कह दिया था। जबकि इसकी छोटी बहन राशिदा कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। आबदा के वालिद एक टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत करते थे, जबकि अख्तर भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इसी वजह से उनकी गुजर बिसर अच्छी हो रही थी और उन्हें किसी खास परेशानी का सामना नहीं था। मुझे आबदा बेहद अच्छी लगती थी, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे मुझे इससे मोहब्बत हो गई हो। मैं अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत की कोंपलें फूटती हुई महसूस करता था। दिल चाहता था कि मैं इसे बस देखता ही रहूं। मैं हर वक्त उसके घर में मौजूद रहता था और वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने होती थी। जब भी वो घर से बाहर जाती, मैं साए की तरह उसके साथ साथ रहता। उसके घर में बरगद का एक पुराना दरख्त था और मैं इसी दरख्त पर रहाइश पजीर था। मुझे इसके घर में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है और मुझे इससे मोहब्बत कैसे हो गई, मगर एक बात मुझे मालूम थी कि उन दिनों उसके रिश्ते की बातचीत चल रही थी। मेरा नाम सायर है और मैं एक जिनजाद हूँ। मेरा बाप जिन्नात नगरी का शहंशाह है और मैं इस नगरी का शहजादा हूँ। हमारी नगरी में जितने भी जिन्नात रहते हैं वो सब निहायत नेक और शरीफ हैं। अलबत्ता कायनात में कुछ ऐसे जिनजाद और जिनजादियां भी मौजूद हैं जो इंतहाई शरारती, खतरनाक और बदजात होते हैं। अगर उनमें से किसी का साया किसी इंसान पर पड़ जाए तो वो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि बाज़ औक़ात इसकी जान तक ले लेते हैं। ऐसे जिन अगर किसी जिनजाद की किसी इंसान से दोस्ती हो जाए तो वो दोस्ती बहुत खूब निभती है। हम इंसानों को दिखाई नहीं देते, मगर हम उनके आसपास मौजूद होते हैं। हमारी असल शक्लें निहायत भयानक होती हैं। अगर कोई इंसान हमें हमारी असल सूरत में देख ले तो खौफ से मर जाए। इसी वजह से हम कभी अपनी असल शक्ल में इंसानों के सामने नहीं आते। अगर हम इंसानी शक्ल इख्तियार करना चाहें तो किसी इंसान को देखकर उसका रूप धार लेते हैं, आरू की तरह उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और फिर वो जो कुछ करता है दरअसल हम करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम उसायर बिल्कुल दुरुस्त रखा है। इसका मतलब है सैर करने वाला, घूमने फिरने वाला। और ये नाम मुझ पर पूरी तरह फुट बैठता है, क्योंकि मैं एक सैलानी जिनजाद हूँ। मुझे दुनिया की सैर और सियाहत का बेहद शौक है। इसी शौक की वजह से मैं जिन्नात नगरी छोड़कर इंसानी दुनिया में आ गया था। कुदरत ने मुझे बहुत सी गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है, जिन्हें मैंने कभी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। मेरी सबसे बड़ी सलाहियत यह है कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। हदनिगाह तक मौजूद हर चीज़ मुझे ऐसे नज़र आती है जैसे वो मुझसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर हो। आबदा के घर में मौजूद बरगद के दरख्त पर रहने से पहले मैं एक जंगल में रहता था। इस जंगल में जानवरों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जानवरों को देख देख कर मैं तंग आ गया था, इसीलिए जंगल छोड़कर मैं उसके घर आ गया था। अब यहाँ से किसी और जगह जाने को मेरा दिल ही नहीं मान रहा था, क्योंकि आबदा मेरे दिल में बस चुकी थी। इस रोज़ आबदा की वालिदा बेहद खुश थीं। वजह यह थी कि चंद रोज पहले शाहान के घर वाले आबदा को देख कर गए थे और उन्हें आबदा बहुत पसंद आ गई थी। वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहते थे। इसीलिए आज शाहान के घर वाले शादी की तारीख तय करने आ रहे थे। आबदा का ये रिश्ता इसकी एक दूर की रिश्तेदार ने करवाया था। शाहान एक मुतमव्विल घराने का इकलौता बेटा था। इसका अपना बिजनेस था और घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से आबदा के घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। ये सब सुनकर मैं भी उदास हो रहा था, लेकिन मेरी उदासी की भला किसे परवाह थी।
जब अब्दा को पता चला कि शाहान के घर वाले शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं तो वो गुस्से से भर गई। उम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें कह दें कि वो अभी ना आए। इसकी उम्मी चौंक गईं और गुस्से से बोले, ये क्या कह रही हो आबदा, होश में तो हो। उम्मी में खामोश रहूं, उम्मी ने इसे डांट दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसे अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो उम्र भर पछताओगी। आबदा शादी नहीं करना चाहती थी मगर उसकी माँ ने इसकी एक ना सुनी। शाम को शाहान के घर वाले आए और शादी की तारीख तय करके चले गए। आबदा की शादी ठीक 2 माह बाद मुकर्रर हो गई। मैं नहीं जानता था कि आबदा के ज़हन में क्या चल रहा था और वो शादी से इनकार क्यों कर रही थी, मगर यकीनन कोई बात ज़रूर थी जो इसने अपनी उम्मी को नहीं बताई थी। उन दिनों दोनों घर वाले एक दूसरे के घर आना जाना रखते थे। इसी दौरान मैंने आबदा को कई बार मुज़महिल और परेशान हालत में देखा। वो छप छप कर फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मेरा ख्याल था कि वो अपने होने वाले शौहर से बात करती होगी, इसलिए मैंने इसकी बातें सुनना मुनासिब नहीं समझा। ये अब तक की शादी से 2 हफ्ते पहले का वाकया है। रात का दरमियानी पहर था, सर्दियों का मौसम था। मैं बरगद के दरख्त पर लेटा हुआ तारों भरे आसमान को देख रहा था। आबदा और उसके घर वाले अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश थे। अचानक मेरी समात से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं बे-इख्तियार चौंक गया। पहले मैंने उधर उधर देखा, फिर नीचे झांका। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खिलता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कोई मौजूद था जो इंतहाई एहतियात से दरवाज़ा खोल रहा था। मैं चंद लम्हे ना समझी की कैफियत में देखता रहा। फिर मैं खामोशी से दरख्त से नीचे उतरा और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे का एक पिट खुला हुआ था और दूसरी तरफ राहदारी में अंधेरा था। ये राहदारी काफ़ी वसी और लंबाई की तरफ थी। इसके दोनों अतराफ में कमरे बने हुए थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर अंदर झंकता, इसी लम्हे कोई बाहर निकल आया। मैंने इसे फौरन पहचान लिया। वो आबदा थी। इसने खुद को सियाह रंग की बड़ी सी चादर में लपेट रखा था। इसने दाएं हाथ में छोटा सा सियाह रंग का सफरी बैग उठाया हुआ था। परेशानी और खौफ उसके हुसैन चेहरे पर नुमायां था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी जो मेरी समझ से बालातर थी। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आबदा ने इंतहाई एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि रात के इस पहर आबदा सफरी बैग लेकर कहाँ और किसके साथ जा रही है। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने फौरन फैसला किया कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चुनांचे में इसके पीछे चल दिया। मैंने इसे आवाज़ दी, रात के इस पहर कहाँ जा रही हो आबदा? लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दी। जाहिर है वो कैसे सुन सकती थी। वो बाहर निकलकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं भी इसके पीछे था। अब इसने सिया चादर से अपना चेहरा भी ढांप लिया था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। दिल्ली में सन्नाटे का राज था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, मगर ज्यादातर गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। आबदा किसी चीज की परवाह किए बगैर तेज तेज चलती जा रही थी। मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वो सड़क के एक तारीक गोशे में पहुंचकर रुक गई और उधर उधर देखने लगी। सड़क पर भी खामोशी थी। कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ फिजा को मजीद पुरअसरार बना देती थी। मैं इसके करीब गया तो देखा कि वो खासी खौफजदा लग रही थी। यकीनन इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ लम्हे उधर उधर देखने के बाद वो दोबारा चल पड़ी। वो बस अड्डे पर पहुंच गई। मैंने एक लंबा सांस लिया। बस अड्डा उसके घर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो वहां पहुंची तो सुबह की अजानें हो रही थीं। अड्डे पर मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसें तैयार थीं। अब सारी बातें समझ में आने लगी थीं कि शायद वो कहीं जा रही है, लेकिन वो अकेली क्यों जा रही थी? इसके साथ उसका भाई या वालिद क्यों नहीं था? यही बात मुझे मजीद उलझा रही थी। आबदा भी एक बस में सवार हो गई तो मैं भी इसके पीछे चलता हुआ बस में सवार हो गया। बस में चंद अफराद सवार थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे। ड्राइवर और कंडक्टर करीबी होटल में बैठे चाय नोश कर रहे थे।
आधे घंटे के अंदर बस भर गई तो ड्राइवर और कंडक्टर भी आ गए और बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बस की मंजिल मियां चुनू थी। मैं आबदा के करीब खड़ा था। मैंने इसे बगौर देखा तो इसकी आंखों में खौफ के साथ साथ उदासी भी वाज़े थी। तकरीबन अढ़ाई घंटे के सफ़र के बाद बस मियां चुनू पहुंच गई। बस से उतरने के बाद आबदा एक तरफ खड़ी हो गई और मुतलाशी नज़रों से उधर उधर देखने लगी। वो जिसे तलाश कर रही थी वो इसे आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, इसे ऑन किया और नंबर मिलाने लगी। फिर उसने फ़ोन कान से लगाया। मैं भी करीब आकर उसकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ से फ़ोन मिलते ही एक लड़के की आवाज़ आई। हेलो, कहाँ हो तुम? आबदा ने पूछा। क्या तुम पहुंच गई हो? लड़के ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, आबदा ने कहा और एक बार फिर उधर उधर देखने लगी। कहाँ हो तुम? मैं घर हूँ, लड़के ने कहा। क्या मतलब? तुम अभी तक घर में हो? तुमने कहा था कि तुम बस स्टॉप पर पहले ही पहुंच जाओगे, आबदा हैरत से बोली। रात से मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आ सका, और लड़के ने जवाब दिया। तो अब मैं क्या करूं? आबदा रूहानसी लहजे में बोली। यार, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, लड़के ने झंझुलाते हुए कहा। जहांगीर, तुम भी तो अपना रिश्ता मेरे घर नहीं भेज रहे थे, आबदा शको भरे लहजे में बोली। तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आबदा की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखने की कोशिश की। मैं जानता हूं, जहांगीर ने कहा, लेकिन हर काम अपने वक्त पर होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, इस बार आबदा झुंझला कर बोली। तुम मुझे लेने आ रहे हो या नहीं? मुझे सख्त बुखार है, जहांगीर ने कहा। मैं खुद नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को भेज देता हूं। दोस्त को? आबदा ने मनमनाते हुए कहा। हाँ, वो तुम्हें महफूज जगह पर ले जाएगा, जहांगीर ने जवाब दिया। आबदा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जहांगीर ने इसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास तुम्हें रखने की जगह नहीं है। बहरहाल मैंने एक दोस्त से बात की है, वो बमुश्किल राजी हुआ है। बेफिक्र रहो, तुम वहां महफूज रहोगी। मैं शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। हम आपको हमकारी भरी। आबदा ने शको करने की कोशिश की, कहीं तुम मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे? नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों चक्कर दूंगा, जहांगीर की मिठास भरी आवाज आई। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें चाहता हूं। आबदा खुश हो गई। वही सच कह रहे हो ना? इसने नरमी से पूछा। तुम्हारी किस्म, जहांगीर ने कहा। मुझे इसके लहजे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ आबदा का दिल रखने के लिए ये सब कह रहा हो। शायद इसे आबदा से जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे यकीन है, आबदा ने एक बार फिर मुस्करा कर कहा। लेकिन कान खोल कर सुन लो, आज हमने हर सूरत निकाह करना है, इसीलिए मौलवी साहिब और गवाहों को साथ लेकर आना। अच्छा ठीक है, जहांगीर ने बात समेटते हुए कहा। ये बताओ, तुमने किस रंग का लिबास पहना हुआ है? हल्के आसमानी रंग का, आबदा ने जवाब दिया। ठीक है, मैं दोस्त को भेज रहा हूं। इसका नाम राजा कमर है। वो आकर तुम्हें अपना नाम बताएगा, तुम उसके साथ चली जाना, और जहांगीर ने हिदायत दी। ठीक है, आबदा ने कहा। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते हो गया। मैंने कान से फ़ोन हटा लिया और शको भरी नज़रों से आबदा की तरफ देखने लगा। इसने मोबाइल बंद करके वापस बैग में रख लिया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी और इसी से शादी करने के लिए घर से भागकर यहाँ आई थी। लेकिन मेरे अफसोस करने से भला क्या फ़र्क पड़ सकता था? मैं तो एक जिनजात था और वो एक आदमजाद। क्या जिनजाद और आदमजाद की कभी शादी हो सकती है? मैं इसे देख सकता था, सुन सकता था, इसे छू सकता था और उससे बात भी कर सकता था। यहाँ तक कि अगर मैं चाहता तो वो मेरी मौजूदगी को महसूस भी कर सकती थी, लेकिन मैं फ़िलहाल हाल उसके सामने आना नहीं चाहता था। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे एक दुबला पतला और लंबे कद का नौजवान दिखाई दिया जो तेज तेज कदमों से आबदा की तरफ आ रहा था। इसने जीन्स और ओवरकोट पहना हुआ था और उसके पैरों में जो गुर्स थे। इसकी रंगत सांवली थी और चेहरा क्लीन शेव था। अपने हुलिये से वो मुझे एक लोफर किस्म का शख्स महसूस हुआ।
इसके सर के बाल कदरे लंबे थे जो उसके शानों को छू रहे थे। जब वो करीब पहुंचा तो मैंने इसकी आंखों में देखा। उनमें मक्कारी और अयारी साफ झलक रही थी। आबदा को देखकर उसके चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट और चमक उभर आई। अस्सलाम अलैकुम, इसने शाइस्ता लहजे में कहा। आबदा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जिन्नात नगरी के दो जिन्नों सायर और काराका की पुरअसरार कहानी। एक खैर का पैकर था तो दूसरा शर का मुजस्समा। पार्ट 1। आबदा एक इंतहाई खूबसूरत बावकार और बुर्दबार लड़की थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा गोल था। नाक सुथवा और होंठ निहायत दिलकश थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 22 से 24 बरस के दरमियान थी। इसके खानदान में 2 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादीशुदा थे, जबकि आबदा और उसकी छोटी बहन राशिदा की अभी तक शादियां नहीं हुई थीं। इसका बड़ा भाई नबील अलहदा रहता था और अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। इसके 2 बच्चे भी थे। आबदा का दूसरा भाई अख्तर अपने वालिदैन के साथ रहता था। इसकी शादी चंद माह कबल ही हुई थी। वो एक सख्त मिजाज नौजवान था। आबदा ज्यादातर घर ही में रहती थी। इसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, मगर इसे मजीद पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए इसने तालीम को खैरबाद कह दिया था। जबकि इसकी छोटी बहन राशिदा कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। आबदा के वालिद एक टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत करते थे, जबकि अख्तर भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।